प्रिया कंप्यूटर के इस अनोखी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नितेश सिंह और आप देख रहे हैं टेक्निकल कॉम चैनल। आज के इस क्लास में हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के आए हैं और हम आपको आज बताएंगे कि कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कैसे कार्य करता है। यानी आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का है, जिसे शॉर्टकट में OS भी कहा जाता है। OS का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी सीधा सीधा मतलब समझा जाए तो एक ऐसा सिस्टम जो चीज़ों को ऑपरेट करे उसे हम क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। जो चीज़ों को ऑपरेट करे उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। यानी एक ऐसा सिस्टम है, एक समूह है, फाइलों का एक समूह है जो चीज़ों को ऑपरेट करता है। इस चीज़ को और क्लैरिफाई करके आप समझिए। जैसे देखिए, हम कभी भी कोई एक हार्डवेयर जब परचेज करते हैं, जैसे हमने एक कंप्यूटर खरीदा, हमें CPU मिला, मॉनिटर भी हमने परचेज किया, इसके अलावा हमने कीबोर्ड भी परचेज किया, माउस भी परचेज किया, बहुत सारे सामान हमने परचेज करके लाए। लेकिन क्या इन सभी चीज़ों को जोड़ने के बाद ये कार्य करेगा? कोई आवश्यक नहीं है। जिस प्रकार एक बहुत ही स्वस्थ शरीर के बाद भी अगर उसमें से आत्मा निकाल ली जाए तो शरीर कार्य नहीं कर सकता। यानी जिस प्रकार मानव शरीर में एक आत्मा की जरूरत होती है, एक सोल की जरूरत होती है जो उसे जीवित रखती है। जैसा कि हम मानते हैं जब तक आत्मा शरीर में रहती है तब तक व्यक्ति जीवित रहता है, आत्मा निकल जाते ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। बिल्कुल वैसे ही कंप्यूटर सिस्टम में आप 10,000 रुपये का सिस्टम खरीद कर लाइए या 1 लाख रुपए का सिस्टम लेकर के आइए, लेकिन वो तब तक क्रियान्वित नहीं हो सकता है जब तक उसमें किसी न किसी प्रकार का OS या ऑपरेटिंग सिस्टम न डाला जाए। आखिर इस सिस्टम को ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों कहा गया, ये आज का टॉपिक है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये एक सिस्टम है, एक समूह है, एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है जो चीजों को ऑपरेट करता है। ऑपरेट मतलब चलाने का कार्य करता है, जो चीजों को ऑपरेट करेगा, चलाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर में हमें कुछ न कुछ ऐसे प्रोग्राम की जरूरत पड़ेगी जो कंप्यूटर को चलाने के लिए निर्देश देगा। जैसे मान लीजिए कि इन सारे सिस्टम को हमने आपस में कनेक्ट कर दिया, लेकिन क्या हमारे CPU या प्रोसेसर को यह पता है कि हमारे अंदर कौन कौन से पार्ट्स लगे हुए हैं? जी नहीं। इस चीज को बताने के लिए भी हमारे कंप्यूटर में OS होते हैं, यानी कुछ प्रोग्राम होते हैं, कुछ फाइलें होती हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि कुछ निर्देशों वाली फाइलों का, यानी कुछ ऐसी फाइलों का समूह जिसमें निर्देश भरे गए हों। यानी इन फाइलों में क्या दिए गए हैं? निर्देश दिए गए हैं, एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आपको कार्य कैसे करना है। इसका एक समूह हमने क्या किया, एक जगह रखा और जिस सॉफ्टवेयर में इस चीज को हमने फाइनली रखा उस सॉफ्टवेयर को ही हमने OS या ऑपरेटिंग सिस्टम कह दिया। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है तो हम साधारण तरीके से क्या बताएंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम है जो हमारे कंप्यूटर को ऑपरेट करने का कार्य करता है। यानी इसमें निर्देशों का समूह होता है जिसमें यह सूचना भरी जाती है कि आपको कंप्यूटर में जो भी कार्य करना है वो कैसे करना है। यानी अगर ये सूचना न भरी जाए तो क्या हमारा सिस्टम कार्य करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। जैसे हमारे शरीर से अगर आत्मा निकल जाए तो हमारे जो भी शरीर के पार्ट्स हैं, ऑर्गन है, आईज है, नोज है, हेयर है, कुछ भी हमारे शरीर का पार्ट्स काम नहीं करेगा, क्योंकि हमारे शरीर में एक चीज नहीं है, आत्मा, जो हमारे मतलब शरीर का जो सिस्टम है उसको जोड़ने का कार्य कर रही है। बिल्कुल सेम प्रोसेस में अगर कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर के जो ये पार्ट्स आप देख रहे हैं ये हमारे बॉडी पार्ट से आप इसका कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन ये तब तक कार्य नहीं कर सकती है जब तक इसमें कोई ना कोई आत्मा स्वरूप कोई सॉफ्टवेयर ना डाला जाए। यहाँ पर आत्मा कहना उचित नहीं होगा, यहाँ पर हम क्या कहेंगे? OS कहेंगे। लेकिन अगर हमारे शरीर से कंपेरिजन इस चीज को कराया जाए, ह्यूमन बॉडी से अगर इसका कंपेरिजन कराया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि मानव शरीर को चलाने के लिए जो भी उसके ऑर्गन है, जो भी उसके पार्ट है, उसको चलाने के लिए दिमाग जो है नियंत्रण करता है, सब कुछ करता है। आंख देखने का कार्य करता है, दिमाग नियंत्रण करने का कार्य करता है, जो हमारा नाक है वो श्वास लेने और छोड़ने का कार्य करता है। तमाम कार्य हमारे शरीर के अलग अलग पार्ट्स करते हैं, लेकिन वो फिर भी कार्य इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उसमें किसी प्रकार का निर्देश देने वाला कोई फाइल या प्रोग्राम नहीं है जिसे मानव शरीर में आत्मा कहा जाता है। लेकिन हमारे कंप्यूटर में इस चीज को OS या ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सीधी सीधी बात है कि हमारे कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए जो निर्देश होते हैं उन निर्देशों के फाइलों को हम एक क्रम में रखते हैं और उस क्रम का एक रूप देते हैं। उस रूप को ही हम क्या कहते हैं? OS या ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। इसे ऑपरेटिंग सिस्टम इसीलिए कहा जाता है, हम कह सकते हैं कि एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे कंप्यूटर को ऑपरेट करने का कार्य करता है। यानी इसमें वो निर्देश दिए गए हैं जिन निर्देशों का पालन हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर करेगा। अब बात आती है कि कंप्यूटर में क्या सभी प्रकार के OS काम करेंगे?
ये हम आगे के टॉपिक में आपको आज की क्लास में समझाएंगे कि कौन कौन से ओएस होते हैं और किन किन सिस्टमों में हम इसका प्रयोग करते हैं। ये सारी बातें आज की क्लास में हम आपके सामने कंप्लीटली करेंगे। तो हमें समझ में आ चुका है कि ओएस क्या होता है। ओएस बिल्कुल अगर हम अपने मानव शरीर की बात करें तो हम कह सकते हैं, समझने के लिए इससे आसान चीज आप नहीं समझ सकते हैं, कि जिस प्रकार से मानव शरीर चाहे जैसा हो, मोटा हो, पतला हो, हैवी हो, उससे मतलब नहीं है। मतलब बस इससे है कि वो तब तक कार्य नहीं कर सकता है जब तक उसमें कोई ना कोई आत्मा न हो, उसे संचालित करने के लिए कोई निर्देश देने वाला शरीर में कोई आत्मा जैसी चीज ना हो। उसी प्रकार अगर हम अपने कंप्यूटर सिस्टम की बात भी करें तो कंप्यूटर सिस्टम में तब तक कोई भी सॉफ्टवेयर कार्य नहीं करेगा या कोई भी हार्डवेयर कार्य नहीं करेगा जब तक उसमें निर्देश भरा न जाए। और निर्देश जो हम भर रहे हैं उस निर्देशों के समूह को ही हम ओएस या ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। यानी एक सिस्टम को चलाने के लिए जितने भी आवश्यक निर्देश होते हैं उसे हम एक समूह में रखते हैं, उस समूह को ही हम ओएस कहते हैं। हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर की आत्मा है हमारा ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इस चीज को और डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं कि ओएस कैसे कार्य करता है। तो निर्देशों का समूह ही ओएस है, ये तो बात क्लियर हो गई है कि निर्देशों का समूह ही ओएस है। कभी कभी आपने सुना होगा कि कुछ लोग कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम खराब हो गया या मोबाइल सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर है वो करप्ट हो गया। इसका क्या अर्थ है? इसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि हमारा जो कंप्यूटर है या हमारा जो मोबाइल फोन है उसकी सारी चीजें ठीक है, उसका कैमरा भी ठीक है, उसका माइक भी ठीक है, उसका सीपीयू भी ठीक है, उसका स्क्रीन भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। क्या प्रॉब्लम आ गई? उसका जो सॉफ्टवेयर है जो उसे निर्देश दे रहा था चलाने के लिए, अब वो कार्य नहीं कर रहा है। तो हम क्या करते हैं इस चीज में मतलब इस चीज को किसी एक्सपर्ट के पास ले जाते हैं जो भी हार्डवेयर की जानकारी रखता है, और वो क्या करता है हमारे पुराने निर्देशों को हटा देता है और फिर से एक नए निर्देशों को डाल देता है। इस प्रक्रिया को हम फॉर्मेट करना भी कहते हैं। बोलचाल की भाषा में ऐसा कहते हैं कि हमने कंप्यूटर फॉर्मेट कराया है। फॉर्मेट कराने का मतलब सीधा सीधा है कि हमने पुराने जो निर्देश थे उसको हटाया और एक नए निर्देशों का समूह उसमें हमने क्या किया, भर दिया, और फिर से वो हार्डवेयर कार्य करने लगता है। आप ऐसा हो सकता है कि आप अपने घर में 10, 20, 50 हजार रुपए का कंप्यूटर लेकर आए हो, लेकिन जब आप उसे ऑन कर रहे हो तो वो कार्य नहीं कर रहा हो। इसका क्या अर्थ है? क्या आपने खराब सिस्टम खरीद लिया? बिल्कुल नहीं। आपका जो हार्डवेयर है वो ऑन अगर हो रहा है, अभी मैं आपको आज एकदम क्लियर करके बताऊंगा कि कैसे आपको चेक करना है, कैसे आप समझ पाएंगे कि हमारे कंप्यूटर में हार्डवेयर की प्रॉब्लम है या सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है। इसलिए आप क्लास में बने रहिए, आपको आज बहुत सारी चीजें हम क्लियर करके बताएंगे। तो ओएस हमारा क्लियर हो चुका है कि बगैर ओएस का हम कंप्यूटर को ऑन तो कर सकते हैं लेकिन उसमें कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। तो मैं अभी बोर्ड इरेज कर लेता हूं। और अब बात आती है कि बगैर ओएस के हम कंप्यूटर में क्या क्या चीजें कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि हम सिस्टम यूनिट की बात करें तो सिस्टम यूनिट में बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे इस चीज को जो हम सीपीयू कहते हैं, एक्चुअल में ये एक कैबिनेट है। कैबिनेट मतलब डब्बा होता है जहां पर हम सारे पार्ट्स को रखते हैं। यानी एक डब्बा होता है जहां पर हम सारी चीजों को रखते हैं। हम कहते हैं ना ये मेरा केबिन है, केबिन में भी हम क्या करते हैं, फाइल फोल्डर्स इत्यादि रख देते हैं। तो इसी डब्बे को हमने क्या कह दिया, कैबिनेट कह दिया। कैबिनेट में एक मदरबोर्ड होती है, एक बोर्ड होता है जिससे सारे उपकरण जाकर जुड़ जाते हैं। यानी कैबिनेट में क्या होता है, मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड में क्या होते हैं, सारे उपकरण लगाए जाते हैं, जैसे कि प्रोसेसर जिसे आप सीपीयू कह सकते हैं, रैम, रोम, यानी जितने भी डिवाइसेस हैं, यानी आप हार्ड डिस्क कह लीजिए, हार्ड डिस्क ड्राइव जो है, यानी और भी हम डिवाइसेस कह सकते हैं। मतलब बहुत सारे स्लॉट्स होते हैं, आईओ स्लॉट्स होते हैं, पीसीआई एक्सप्रेस स्लॉट्स होते हैं। ये उपकरणों की बात है। ये सारी चीजें हम जिस डब्बे में रखते हैं उस डब्बे को साधारण शब्दों में बोलचाल की भाषा में सीपीयू कह दिया जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। लेकिन ये आप कितने भी रुपए का खरीद कर लगा लीजिए, ये तब तक कार्य नहीं करेगा जब तक इसको कार्य कराने वाला व्यक्ति न हो। जैसे अगर एक मजदूर हो, वो कैसे कार्य करेगा, जब तक उसको कार्य कराने वाला कोई सुपरवाइजर न बैठाया जाए और सुपरवाइजर को कार्य समझाया जाता है कि भाई तुमको करना क्या है और कराना क्या है, और उसी तरह से वो अपने लेबर से काम करा लेता है। उसी प्रकार इन सिस्टम्स को ये नहीं पता होता है कि हमें क्या करना है और किसके साथ कार्य करना है। इसके लिए हमें कुछ ना कुछ निर्देश चाहिए, और वह निर्देश जो होता है वो हम कंप्यूटर में डालते हैं और उसके बाद जो है वो निर्देश के अनुसार हमारा सिस्टम कार्य करने लगता है। इसी निर्देशों को तो हम ओएस कहते हैं। तो ओएस क्या कर रहा है, हमारे जो भी पार्ट्स हैं और भी एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं, तो सीपीयू के अंदर की बात हो गई। इसके बाद हम मॉनिटर भी लगा रहे हैं, कीबोर्ड माउस भी कनेक्ट कर रहे हैं। तमाम चीजें कनेक्ट करने के बाद भी वो तब तक कार्यरत नहीं हो सकता है जब तक उसमें ओएस ना हो। अब बात आती है कि बगैर ओएस का कंप्यूटर ऑन नहीं हो रहा है या हार्डवेयर प्रॉब्लम की वजह से कंप्यूटर ऑन नहीं हो रहा है, ये कैसे समझें। हो सकता है कि आपका कंप्यूटर ऑन ना हो रहा हो तो आपके पास दो विकल्प आते हैं। हो सकता है कि आपका हार्डवेयर खराब हो, यानी आपने जो नया सिस्टम परचेज किया या ओल्ड सिस्टम ले लीजिए, तो आप ये कैसे डिफाइन करिएगा कि हमारा एक्चुअल में हार्डवेयर खराब है
या हमारा एक्चुअल में सॉफ्टवेयर का कोई प्रॉब्लम है। अगर हार्डवेयर की प्रॉब्लम है तो हार्डवेयर सर्च करना पड़ेगा, लेकिन सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है तो सॉफ्टवेयर हमें सर्च करना पड़ेगा और उसे ठीक करना पड़ेगा। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे हम ये डिफाइन करेंगे कि हमारे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है या हार्डवेयर प्रॉब्लम है। इस चीज को हम कैसे क्लियर करेंगे वो भी समझते हैं। जब भी हमारा कंप्यूटर सिस्टम ओपन होता है, यानी हमने अपने कंप्यूटर को के सारे पार्ट्स को आपस में कनेक्ट कर लिया, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस जितना भी आपने पार्ट्स रखा होगा सबको आपस में कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के बाद आपको उसमें पावर देना है। अब पावर देने के बाद ये देखना है कि आपके सीपीयू का जो लाइट है वो जल रही है कि नहीं, यानी सीपीयू हमारा ऑन हो रहा है कि नहीं, मॉनिटर में लाइट आ रही है कि नहीं, सीपीयू में लाइट आ रहा है कि नहीं, सीपीयू के फैन चल रहे हैं कि नहीं, है ना, अब कीबोर्ड में लाइट आ रही है कि नहीं, माउस में लाइट आ रही है कि नहीं। मतलब आपको ये देखना है कि सारे डिवाइसेज हमारे ऑन हो गई हैं कि नहीं। अगर आपकी सारी डिवाइसेज ऑन हो गई, इसका अर्थ ये नहीं कि आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपकी सारी डिवाइसेज ऑन हो गई, इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपके हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी सारी डिवाइसेज ऑन हो रही हैं तो हार्डवेयर इशू नहीं है। हार्डवेयर इशू का मतलब होता है कोई पार्ट्स का इशू नहीं है कि ये पार्ट्स खराब है। अब प्रॉब्लम क्या है, अगर आपका सिस्टम ऑन हो रहा है उसके बाद वो ओपन नहीं हो रहा है, तो इसका सीधा सीधा लोचा है कि भाई इसका जो ओएस है वो सही से कार्य नहीं कर रहा है। तभी तो हमारे जब सारे हार्डवेयर पार्ट्स ठीक हैं तो आखिर हमारा सिस्टम ऑन क्यों नहीं हो रहा है, ओपन क्यों नहीं हो रहा है। ऑन तो हो रहा है, लाइट आ रही है, उसमें करंट आ रहा है, लाइट बत्ती सब जल रही है, फैन चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी वो ऑन ओपन नहीं हो रहा है। ओपन होने का मतलब है क्या नहीं ओपन हो रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं ओपन हो रहा है। इस प्रक्रिया को हम समझने जा रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे खुलता है और उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। तो सबसे पहली तो बात ये आती है कि आप एक हार्डवेयर खरीदते हैं। आप इस चीज को समझ लें, इसके बाद हम आपको और डिफाइन करके बताएंगे। सबसे बेस पॉइंट पे जो होता है वो हमारा हार्डवेयर होता है, यानी जो सबसे छोटे निचले स्तर पे होता है वो हमारा हार्डवेयर होता है। क्योंकि कोई भी कंप्यूटर में सबसे पहले ओएस नहीं डाला जा सकता है। किसी भी कंप्यूटर या किसी भी मोबाइल फोन या किसी भी मैकेनिज्म में, यानी कंप्यूटर या कैलकुलेटर में या किसी भी प्रकार के मशीन में आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको हार्डवेयर लेना पड़ता है। हार्डवेयर मतलब उन डिवाइसों को परचेज करना पड़ता है। अब हार्डवेयर के बाद इन हार्डवेयर को चलाने के लिए, जैसा कि अभी आपने समझा कि निर्देशों की जरूरत पड़ेगी, तो हम इसमें निर्देश डालेंगे और ये जो निर्देश होता है उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम या ओएस कहते हैं। यानी सबसे पहले हमें हार्डवेयर लेना होता है, उसके बाद उस हार्डवेयर को चलाने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम या ओएस की जरूरत पड़ेगी। और ओएस जब उसमें आ जाता है तो हमारा सिस्टम ओपन तो हो जाता है, लेकिन उसमें भी हम कार्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कार्य करने के लिए हमें क्या चाहिए, एप्लीकेशन चाहिए, जिसको हम लोग शॉर्टकट में ऐप कहते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन क्या होता है, एप्लीकेशन एक सॉफ्टवेयर है, ऐप है, हमारे मोबाइलों में भी होते हैं, व्हाट्सएप होते हैं, फेसबुक ऐप होते हैं, कैलकुलेटर के ऐप होते हैं, तभी जाकर के तो हम लोग कोई कार्य कर पाते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम में भी अगर बात करें तो कार्य जो भी यूजर करता है वो ऐप या एप्लीकेशन के जरिए ही करता है। इसीलिए आपने सुना होगा डीसी और एडीसी लोग कोर्स करते हैं, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी उनको हार्डवेयर नहीं बताया जाता, वो एप्लीकेशन से डिप्लोमा करते हैं कंप्यूटर में। तो एप्लीकेशन मतलब सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर है, यहाँ दो तरह के आपने सॉफ्टवेयर देखे, एक ओएस कह रहे हैं, ओएस ये जो पूरे सिस्टम को ऑपरेट कर रहा है, और एक एप्लीकेशन कह रहे हैं जहां पर यूजर कार्य करता है। और इसके बाद जरूरत पड़ती है किसकी, यूजर की। अब इसके बाद जरूरत पड़ती है किसकी, यूजर की। यूजर कौन होता है, हम आप सभी जो कार्य कर रहे हैं, प्रयोगकर्ता। यानी प्रयोगकर्ता की जरूरत कब पड़ेगी, अच्छा बताइए, हमने कंप्यूटर खरीदा नहीं तो यूजर का क्या कार्य है, कोई कार्य नहीं है। हमने हार्डवेयर लिया ही नहीं तो ओएस कहाँ डालेंगे, हमारा कंप्यूटर ओपन ही नहीं हो रहा था, हम एप्लीकेशन कहाँ रन कराएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि सबसे बेस पॉइंट पे हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर के बाद जब हार्डवेयर सुचारू रूप से ठीक हो जाता है, इसी प्रकार से एक इंजीनियर भी कंप्यूटर को चेक करता है। कोई भी कंप्यूटर जब आप किसी इंजीनियर के पास लेके जाते हैं, वो खराब हो या उसकी स्थिति ठीक ना हो, तो सबसे पहले वो हार्डवेयर पार्ट्स को देखता है कि हमारा हार्डवेयर पार्ट्स ठीक है या नहीं, वो सुचारू रूप से संचालित हो रहा है कि नहीं। अगर वो सब कुछ ठीक है तब वो ओएस के रूप में ध्यान देता है कि हमारे ओएस में कोई प्रॉब्लम है क्या। तो अगर ओएस में कोई प्रॉब्लम होगी तो ओएस को ठीक किया जाएगा। ओएस का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी अभी मैंने आपको बताया किसी चीज को आप फॉर्मेट कराना भी कहते हैं। जैसे मोबाइल का व्हाट्सएप नहीं काम कर रहा है तो एप्लीकेशन की प्रॉब्लम है, ना कि ओएस की प्रॉब्लम है। लेकिन हमारा मोबाइल सिस्टम ऑन ही नहीं हो रहा है तो ये हमारे ओएस की प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन हमारे मोबाइल में बूटिंग की प्रक्रिया, यानी मोबाइल में किसी प्रकार का सेंस नहीं है, पूरा डेड है मोबाइल, तो हार्डवेयर की प्रॉब्लम आ जाएगी। यानी सबसे पहले हार्डवेयर ठीक करना पड़ेगा, तब जाकर के उसका ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक करना पड़ेगा, तब जाकर के हम उसमें कोई एप्लीकेशन रन कर पाएंगे और तब यूजर कार्य करता है। ये चीजें ट्रिपल सी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं कहीं ट्रिपल सी की बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती हैं, ओ लेवल ए लेवल की परीक्षाओं में भी इस तरह के सवाल काफी पूछे जाते हैं कि सबसे निचले बेस स्तर पे क्या होता है कंप्यूटर यूनिट में, तो आपको टिक करना होगा हार्डवेयर। यूजर की स्थिति कहाँ है, आप देख रहे हैं सबसे अंत में है, यानी
अंत में यूजर का कार्य पड़ेगा, क्योंकि यूजर एप्लीकेशन को चलाता है और एप्लीकेशन तभी चला सकते हैं जब ओएस हो, और ओएस तभी चलेगा जब हार्डवेयर हो, क्योंकि हार्डवेयर अब भाई शरीर रहेगा तभी तो उसमें आत्मा डालिएगा, आत्मा डालिएगा यानी ओएस डाल दीजिएगा तभी तो उसको कोई एप्लीकेशन सिखाइएगा, खेलना कूदना चलना बैठना बात करना, इंग्लिश सिखाना, हिंदी सिखाना, संस्कृत सिखाना है, उर्दू सिखाना है, ये अलग एप्लीकेशन की बात है। उसके बाद यूजर कार्यरत हो जाता है। हमारे शरीर में भी अगर ये बात देखा जाए तो हमारे शरीर में सबसे पहले हार्डवेयर हैं, उसके बाद उसमें ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है, और उसके बाद एप्लीकेशन है, और उसके बाद यूजर होते हैं। जैसे हमने भी अपने आत्मा को ओएस कहा, अगर हमारी आत्मा निकल जाए तो हमारे शरीर में जितने भी एप्लीकेशन से सब डिलीट हो जाएंगे। उसी प्रकार कंप्यूटर में भी अगर हमारे मोबाइल का या हमारे कंप्यूटर सिस्टम का या लैपटॉप का ओएस करप्ट जब हो जाता है तो उसके सारे एप्लीकेशन भी डिलीट हो जाते हैं। इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि बगैर ओएस का कोई भी एप्लीकेशन हम रन नहीं कर सकते हैं, लेकिन एप्लीकेशन रन कराने के लिए ओएस की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ओएस चलाने के लिए एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन ओएस चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? तो क्लियर बात है, आप बताएंगे सर हार्डवेयर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है कि ओएस तभी चलेगा जब हार्डवेयर हो, एप्लीकेशन तभी चलेगा जब ओएस हो, यूजर तभी कार्य करेगा जब एप्लीकेशन हो। ठीक है, तो ये जो आपको मॉडल बताया गया है ये ओएस से रिलेटेड है और यहाँ से सबसे अधिक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि जब हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, इस चीज को आप समझ गए होंगे कि कैसे हमने आपको लेयर समझाया है। इस लेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और ये आपको बेसिक समझने के लिए सबसे आसान प्रक्रिया है कि ओएस के बेसिक को हम कैसे समझें। अब आगे की बात आती है कि मान लेते हैं कि हमारा हार्डवेयर ठीक है, हमारा हार्डवेयर ठीक है, तो इस चीज को कंप्यूटर कैसे चेक करेगा कि हमारा हार्डवेयर ठीक है? तो हमारे कंप्यूटर में एक प्रोग्राम होता है जो बाय डिफॉल्ट रन होता है, जो रोम में डाला होता है। आपको समझा दें रोम क्या होता है, आपने नाम सुना होगा, एक मेमोरी है जिसे रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। रोम एक मेमोरी है जिसे हम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। इसमें फ्यूज लिंक के जरिए हम डाटा डाल देते हैं और इसमें जो डाटा हम डाल देते हैं वो डिलीट नहीं होता। रोम का जो मेन पार्ट है वो बायोस है, रोम का जो मेन पार्ट है वो बायोस है, और बायोस एक स्क्रीन होती है। मैं आपको पूरा इसका क्लियरली समझा दे रहा हूं, इसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी, यानी वह मेमोरी जिसे आप सिर्फ रीड कर सकें, उसमें कोई बदलाव या एडिट ना कर सकें। तो रोम का जो मेन पार्ट है वो बायोस है। बायोस क्या होता है? बायोस एक स्क्रीन होता है, बायोस एक स्क्रीन। थोड़ा हार्डवेयर की बात है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। अभी मैं कंप्यूटर खुलने की प्रक्रिया आपको बता रहा हूँ, फिर ओएस रन होने की प्रक्रिया बताऊंगा, क्योंकि जब तक कंप्यूटर नहीं ओपन होगा तब तक ओएस भी रन नहीं होगा। तभी मैंने आपके सामने क्या सवाल रखा कि हमारे कंप्यूटर को ये कैसे पता चल जाता है कि हमारे कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर इक्विपमेंट ठीक है? ये कंप्यूटर को पता चल जाता होगा ना। हो सकता है कभी मेरा कंप्यूटर कार्य कर रहा हो, अभी उसमें कोई चीज जल जाए या खराब हो जाए, हमने निकाल लिया तो कंप्यूटर नहीं खुलेगा। क्यों नहीं खुलेगा? यानी उसने चेक किया कि हमारा ये पार्ट्स इसमें नहीं है। इसी चीज को आप यहाँ समझ रहे हैं कि रोम जो हमारे सिस्टम में होता है, मदरबोर्ड पे होता है, उसमें एक स्क्रीन होती है जिसे हम कहते हैं बायोस स्क्रीन। बायोस का मतलब होता है बेसिक, नाम से ही आप समझ जाएंगे, इनपुट आउटपुट सिस्टम। यानी एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे कंप्यूटर के जितने भी बेसिक इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज हैं उसको चेक करके हमें स्क्रीन पर क्या करता है? दिखाता है। यानी बायोस एक स्क्रीन है, साधारण शब्दों में समझा जाए तो बायोस एक स्क्रीन है, इसे हम बायोस स्क्रीन कह सकते हैं, जहां पर हमें यह रिपोर्टिंग मिलती है या जहां पर हमें रिपोर्ट मिलता है कि आपके हार्डवेयर में कौन कौन सी चीजें ठीक हैं और कौन कौन सी चीजें खराब हैं, कौन कौन सी चीजें कंप्यूटर डिटेक्ट कर रहा है और कौन कौन सी चीजें कंप्यूटर डिटेक्ट नहीं कर रहा है। ये सारी बातें बायोस स्क्रीन पर दिख जाती है। लेकिन बात यहाँ आती है कि क्या बायोस इस कार्य को करता है? जी नहीं। बायोस इस कार्य को कराने के लिए अपने पास एक प्रोग्राम रखता है जिसे पोस्ट प्रोग्राम कहते हैं। ये याद रखिएगा, बायोस इस कार्य को कराने के लिए बायोस के पास ही हमें जाना पड़ेगा। बायोस खोलने के लिए आप F2 डिलीट या F7 या F8 या F12 F11 तमाम कमांड होते हैं। F10 वगैरह से ज्यादा खुलता है हमारे यहाँ के जो बायोस होते हैं। मतलब अलग अलग सिस्टम के अलग अलग कमांड हो सकते हैं बायोस खोलने के लिए। बायोस खोलने की प्रक्रिया जो है हार्डवेयर लेवल के बच्चों को सिखाया जाता है कि जब आप कंप्यूटर को ओपन करते हैं उस समय आप बायोस खोलने के लिए अगर आप ये प्रेस करते हैं ये की, वैसे आप जब आप ओपन करते हैं तो कॉर्नर पे कहीं ना कहीं आपको सिस्टम पे इंडिकेट भी किया जाता है कि क्या आप दबाएंगे तो बायोस स्क्रीन आपकी खुल जाएगी। स्कैप कहीं कहीं होता है, कहीं F10 होता है, तो वो अलग एक मैटर है। लेकिन अभी हमें इस मुद्दे को समझना है कि जो हमारा बायोस स्क्रीन है हमने उसको खोल लिया, जैसे भी खोला तो बायोस स्क्रीन जो हमारी आ गई, वहां पे सारे इंफॉर्मेशन दिख जाएंगे कि आपके कंप्यूटर में रैम लगा है कि नहीं, हार्ड डिस्क लगी है कि नहीं, प्रोसेसर कार्य कर रहा है कि नहीं, कितना टाइम हो रहा है आपके कंप्यूटर में, कौन सी हार्ड डिस्क आपने कंप्यूटर में लगाई है, यूएसबी उसके सारे काम कर रहे हैं कि नहीं, उसमें HDMI पोर्ट कार्य कर रहा है कि नहीं, वो हर एक चीज का इंफॉर्मेशन आपको दे देता है। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि ये कार्य बायोस करता नहीं है, बायोस बस दिखा देता है। मतलब एक स्क्रीन है,
जहां पर ये चीज दिखा दे रहा है। जैसे अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में आपकी जो स्क्रीन है वो क्या कर रही है, बस आपको वीडियो दिखाने का कार्य कर रहा है, वो पढ़ाने का कार्य तो कर नहीं रहा है, पढ़ाने का कार्य तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन कहने का मतलब है कि वो स्क्रीन क्या कर रही है, बस दिखा रहा है। तो उसी चीज को यहाँ आपको समझना है कि बायोस एक स्क्रीन है जो दिखा रहा है, उस डाटा को दिखाएगा जो भी चेक होकर के आ रहा है। तो चेक करने का जो पूरा कार्य है वो कौन करता है हमारे सिस्टम में, पोस्ट करता है। अब पोस्ट क्या होता है, देखिए नाम से स्पष्ट है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्या मतलब हुआ, जैसे ही हम कंप्यूटर का पावर ऑन करेंगे वो सेल्फ टेस्टिंग स्टार्ट कर देगा। सेल्फ टेस्टिंग का मतलब है कि डायरेक्ट वो रन हो जाएगा, और रन होने के बाद वो ये शुरू मतलब चेक करने लगता है, कंप्यूटर के हर छोटे छोटे इक्विपमेंट पार्ट्स में घुस घुस कर चेक करेगा कि उसके कौन कौन से पार्ट्स सही हैं और कौन कौन से पार्ट्स सही नहीं है। जब इसने ये देखा कि कंप्यूटर के सारे पार्ट्स ठीक हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अब ये सूचना किसको देगा, बायोस को देगा। अब जब ये सूचना बायोस को मिलेगी तो यहाँ पर एक मैसेज आता है कि आपका जो मतलब रिपोर्ट है वो ओके है। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि बायोस के द्वारा जो भी चीजें तय मतलब चेक की गई वो बायोस के पास जाता है। बायोस इस चीज को ये देखता है कि सारी रिपोर्ट ओके है कि नहीं। रिपोर्ट ओके का मतलब है कि कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर ठीक है कि नहीं। रिपोर्ट ओके का मतलब क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया था ना कि सबसे पहले हार्डवेयर चेक होगा, हार्डवेयर के बाद हम उसमें ओएस डालेंगे, बताया है ना आपको। तो हार्डवेयर जो है हमारा, हार्डवेयर जो हमारा है वो कौन चेक कर रहा है, अब आप कहेंगे सर ये तो पोस्ट प्रोग्राम चेक कर रहा है। अब पोस्ट प्रोग्राम चेक करके किसको बता रहा है, बायोस स्क्रीन को बता रहा है। बायोस स्क्रीन के बाद जब ओके की रिपोर्ट आ जाती है तो बायोस स्क्रीन सीधे क्या करता है, आगे का प्रक्रिया स्टार्ट कर देता है। इस प्रक्रिया को हम बूटस्ट्रैप की प्रक्रिया कहते हैं। बूटस्ट्रैप का मतलब होता है कि अब बूट का जो स्ट्रैपिंग प्रक्रिया यानी बूटस्ट्रैप, अब बूटस्ट्रैप की जो प्रक्रिया वो प्रारंभ हो जाएगी आपकी, यानी हमारे कंप्यूटर में सारे हार्डवेयर ठीक हैं, अब बूटस्ट्रैप की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। और बूटस्ट्रैप की जैसी प्रक्रिया स्टार्ट होगी, हमारे कंप्यूटर का जो हार्ड डिस्क है उसमें जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हमने अपलोड कर रखा था, ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस, वो ऑन होने लगेगा। अगर आपका यहां पर रिपोर्ट ओके आ रहा है लेकिन इसके बाद आगे का प्रक्रिया बंद है, नहीं ओपन हो रहा है, तो सीधा सीधा मतलब है ओएस प्रॉब्लम। लेकिन अगर यहीं पर रिपोर्ट ओके नहीं आ रही, जैसे यहाँ पे हार्ड डिस्क डिटेक्ट नहीं कर रहा है, तो हम सीधा सीधा बात है हार्डवेयर चेक करेंगे। यहाँ पे रैम डिटेक्ट नहीं कर रहा है, सीधा मतलब है कि हम हार्डवेयर चेक करेंगे। अगर यहाँ पर सारे रिपोर्ट ओके आ चुके हैं, मींस हार्डवेयर हमारे सब कुछ ठीक है, अब इसमें जो भी प्रॉब्लम है वो किसकी है, ओएस की है। लेकिन अगर बूटिंग प्रक्रिया के दौरान, इसी चीज को हम बूटिंग कहते हैं, अगर बूटिंग के दौरान हमारा हार्ड डिस्क ओपन हो जाता है, हार्ड डिस्क ओपन होने का मतलब है कि इसमें जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम रखा गया है वो स्टार्ट हो गया। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जब स्टार्ट होगा, जैसे आप अपने मोबाइल फोन को भी ओपन किए होंगे, पूरा मोबाइल फोन स्विच ऑफ है, अगर आपने उसको जब ऑन किया तो क्या वो डायरेक्ट डेस्कटॉप स्क्रीन आ जाती है, नहीं, वो धीरे धीरे एक स्टेप में खुलता है, सारे पार्ट्स को चेक करता है, एक प्रोग्राम रन होता है, धीरे धीरे करके नेटवर्क आता है, वॉलपेपर आता है, डिस्प्ले दिखता है, और उसके बाद आपका मोबाइल फोन कार्य करने योग्य हो जाता है। फिर आप अपने कार्य के लिए किसी एप्लीकेशन को खोलते हैं और उसका उपयोग कर लेते हैं। तो अब इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, मतलब कंप्यूटर हार्डवेयर के ओके होने के बाद जो हमारा ओएस ओपन हो रहा है, इस प्रक्रिया को ही हम बूटिंग प्रक्रिया कहते हैं। अब कोई पूछ सकता है कि बूटिंग प्रक्रिया क्या है, तो आप बता सकते हैं कि बूटस्ट्रैप की प्रक्रिया जब आरंभ हो जाती है हार्डवेयर ओके रिपोर्ट के बाद, तो उस प्रक्रिया को ही हम बूटिंग प्रक्रिया कहते हैं। मतलब जो बूटस्ट्रैप की प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है किसके बाद, हार्डवेयर ओके होने के बाद, तो इस प्रक्रिया को ही हम बूटिंग प्रक्रिया कहते हैं। इस दौरान हमारे कंप्यूटर में लगा हार्ड डिस्क में रखा गया सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है, जिसे आप ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अब आगे की बात आती है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जब हमारा ओपन हो गया तो अब उसमें क्या चाहिए, अब इसमें चाहिए ड्राइवर्स। ड्राइवर्स क्या होते हैं, अब इस चीज को हम समझ लेते हैं। आप यहां देखें, आप ड्राइवर, ड्राइवर क्या होता है, ड्राइवर्स क्या होते हैं, ड्राइवर, अच्छा इसको ड्राइवर क्यों कहते हैं, अच्छा गाड़ी के भी चालक होते हैं ना, गाड़ी को चलाने वाले को भी आप ड्राइवर कहते हैं, स्क्रू को घुमाने वाले को भी कहते हैं स्क्रू ड्राइवर, यानी स्क्रू को घुमाता है तो स्क्रू ड्राइवर हो गया। लेकिन यहाँ पर ड्राइवर के कुछ आपको नाम मिलेंगे, जैसे यहाँ पे कहा जाएगा साउंड ड्राइवर। तो साउंड ड्राइवर का मतलब आप क्या समझते हैं, अगर हमारे कंप्यूटर का साउंड कार्य नहीं कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन हो गया, अब हम उसमें एप्लीकेशन चला सकेंगे, लेकिन उसमें साउंड कार्य नहीं कर रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, साउंड ड्राइवर डालना पड़ेगा। जैसे ही अब साउंड ड्राइवर डालेंगे, हमारे कंप्यूटर का जो साउंड नहीं था वो आ जाएगा। हो सकता है कि हमारे कंप्यूटर का वाईफाई यूनिट काम न कर रहा हो, तो वाईफाई यूनिट नहीं काम करेगा तो हम क्या करेंगे, वाईफाई का ड्राइवर डालेंगे। यानी ये ध्यान रखिएगा कि जब ओएस डल जाता है हमारे कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर ओपन तो हो जाता है, लेकिन उसके फिर भी जरूरी नहीं कि सारे इक्विपमेंट कार्य करें, उसमें वो सारे इक्विपमेंट कार्य करेंगे जिसके निर्देश ओएस में दिए गए थे।
लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि एक ओएस में सारे निर्देश रहते हैं। तो कुछ ड्राइवर्स हमें अलग से डालने पड़ते हैं, जैसे ब्लूटूथ का ड्राइवर हमें डालना पड़ सकता है, ब्लूटूथ तभी हमारे सिस्टम का कार्य करेगा। हाँ, डिस्प्ले का ड्राइवर डालना पड़ सकता है, तब जाकर के हमारे कंप्यूटर का डिस्प्ले कार्य करेगा। एचडी मूवी देख सकते हैं आप, अगर डिस्प्ले ड्राइवर नहीं होगी तो आपके कंप्यूटर या मोबाइल में एचडी मूवी भी नहीं चल पाएगी। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो ड्राइवर की हैं। तो ड्राइवर जब डल जाता है, जब पूर्ण रूप से सारे ड्राइवर सपोर्ट कर जाते हैं हमारे कंप्यूटर में, इसका मतलब ये है कि अब हमारा कंप्यूटर पूर्ण रूप से कार्य करने योग्य हो चुका है। अब कार्य करने के लिए हमें चाहिए एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन हम अपने अनुसार रखते हैं। जैसे मान लीजिए हम बैंक में कार्य कर रहे हैं तो हम बैंक से रिलेटेड एप्लीकेशन रखेंगे। हाँ, अगर हम किसी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में कार्य करते हैं तो वहाँ पर अधिक से अधिक सॉफ्टवेयर रखेंगे ताकि बच्चों को हम समझा सकें, सिखा सकें। हम किसी ऑफिस में बेसिकली कार्य कर रहे हैं तो हम उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर रखेंगे, एप्लीकेशन रखेंगे। हम बिजली विभाग में काम कर रहे हैं तो बिजली विभाग से रिलेटेड हम सॉफ्टवेयर रखेंगे। हम किसी अकाउंट कंपनी में काम कर रहे हैं तो हम अकाउंट से रिलेटेड सॉफ्टवेयर रखेंगे। तो ये तो बात हो गई एप्लीकेशन की। लेकिन ये याद रखिए कि हम कोई भी एप्लीकेशन बगैर ओएस के ओपन नहीं कर सकते। अच्छा, मैं आपसे कहूँ कि अपना मोबाइल बंद कर दीजिए और उसके बाद आप उसमें व्हाट्सएप चलाइए, तो आप कैसे चला सकते हैं? आप कहेंगे पहले मोबाइल को ओपन करना पड़ेगा। एक्चुअल में आप मोबाइल ओपन नहीं कर रहे हैं, अब आप समझ चुके होंगे कि हम मोबाइल में ओएस ओपन कर रहे हैं। और ये तभी हो सकता है जब हमारे कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर ठीक हों। हार्डवेयर ठीक है, उसके बाद हमारा ओएस ओपन होता है, और ओएस ओपन होने के बाद तब जाकर के हम व्हाट्सएप एप्लीकेशन वगैरह यूज करते हैं। ठीक है, तब बात आती है कि हमारे जो ओएस हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। क्या हम किसी भी प्रकार का ओएस किसी भी कंप्यूटर या मोबाइल में डाल सकते हैं क्या? ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो आप अपने मोबाइल फोन में भी कंप्यूटर के विंडोज 10, विंडोज 12 वगैरह आप डाल सकते थे। ऐसा आप नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि आपको पता है कि हमारे मोबाइल में एंड्रॉइड वर्जन चाहिए, क्योंकि हमारा एंड्रॉइड मोबाइल है। तो एंड्रॉइड मोबाइल में एंड्रॉइड वर्जन यूज होता है ना। अगर आप कुछ और एक्स्ट्रा वर्जन की बात करें, लाइनक्स ओएस वगैरह होते हैं, बहुत सारे ओएस होते हैं, अलग अलग उसमें इंफॉर्मेशन होते हैं, अलग अलग कार्य के लिए वो बनाए जाते हैं। लेकिन कंप्यूटर में एक्चुअल में ओएस दो ही बेस पर होते हैं। उन बेस को भी आप समझ लीजिए, वहां से भी अधिक सवाल आते हैं। उसके बाद हम टाइप्स में चलेंगे। अब यहां पर बात आती है कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम हो कितने बेस के होते हैं। मैं आपको पहले की बात बताऊं तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो या कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो, वो दो ही बेस पर बनाए जाते थे। हम ऑपरेटिंग सिस्टम को बार बार ओएस लिख रहे हैं क्योंकि शॉर्टकट में ऑपरेटिंग सिस्टम को ओएस ही लिखा जाता है, इससे समय भी बचता है। और ओएस लिखने से भी लोग समझ जाते हैं कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम लिख रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्य रूप से दो बेस पर कार्य करते हैं। यहां से क्वेश्चन भी आते हैं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। एक बेस जो होता है उसे CLI बेस कहते हैं, और एक जो होता है उसे हम GUI बेस कहते हैं। इसे कुछ लोग कैरेक्टर यूजर इंटरफेस भी कहते हैं, CUI कह देते हैं। यानी CUI क्या है और CLI क्या है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अगर यूजर को आप आधार मानकर बोलते हैं तो CUI कह देते हैं, मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। लेकिन यहाँ पर हम आपको OS पढ़ा रहे हैं, इसलिए हम CUI की जगह CLI लिख रहे हैं, जिससे आप एकदम क्लियर बात समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पर बात आ रही है CLI बेस और एक आ रहा है GUI बेस। बेस मतलब क्या होता है? आधार। जैसे अगर आपका शुरू से आधार इंग्लिश रहा हो तो आप इंग्लिश मीडियम में ज्यादा कार्य करेंगे। शुरू से आपका आधार हिंदी रहा हो तो आप हिंदी ज्यादा बोलेंगे। अगर आप शुरू से आधार भोजपुरी रहा हो तो आप भोजपुरी ज्यादा बोलेंगे। शुरू से आप पंजाबी बोलते हो तो आप पंजाबी ज्यादा बोलेंगे। यानी कहने का मतलब जैसा हमारा बेस होगा वैसा ही तो हम कार्य करेंगे। तो अगर हमारा OS की बात की जाती है, दो बेस पर बनाए गए हैं। पहला CLI बेस है और दूसरा GUI बेस। ये मैं OS का नाम नहीं बता रहा हूँ, ये बेस की बात बता रहा हूँ कि जब भी OS बनाया जाता है तो उसके दो ही बेस होते हैं। एक बेस को CLI बेस कहते हैं, दूसरे बेस को GUI बेस कहते हैं। अब पूछा जा सकता है, किसी OS का नाम लेकर पूछा जा सकता है कि बताइए ये CLI बेस का OS है या GUI बेस का OS है, या निम्नलिखित में से GUI बेस का OS है। चार विकल्प आपको दिए जा सकते हैं। इस टॉपिक को समझ लीजिए क्योंकि ये भी ज्यादा क्वेश्चन A लेवल, O लेवल, CCC लेवल के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आमतौर के इंटरव्यू में भी ये बात पूछे जा सकते हैं आपसे। तो CLI जो है इसको बोलते हैं कमांड लाइन इंटरफेस। क्या बोलते हैं? कमांड लाइन इंटरफेस, यानी वह इंटरफेस जो कमांड लाइन पर कार्य करता हो। यानी अगर हमें इसमें कार्य करना है तो हमें कमांड देना पड़ेगा। अब समझिए बात को, यानी इसमें जो भी हम कार्य कर रहे हैं बगैर कमांड का नहीं कर सकते हैं। तो ये थोड़ा टफ भी तो था, इसको समझना, सारे कमांड को याद रखना। अगर हम एक कमांड भूल गए तो वो कार्य हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो OS है आपने अभी समझा कि सिर्फ कमांड को ही सपोर्ट करता है। यानी ऐसा OS जो सिर्फ कमांड को सपोर्ट करे उसे हम कमांड लाइन इंटरफेस सॉफ्टवेयर या OS कहते हैं। तो अब CLI बेस क्या आप क्लियर कर लिए हैं कि कमांड लाइन इंटरफेस वाले, यानी ऐसा इंटरफेस जो कमांड लाइन पर कार्य करे, यानी जो कमांड से रिलेटेड कार्य करे, उसे हम CLI बेस OS कहते हैं। इसके बाद जब हमें थोड़ा कंप्यूटर में प्रॉब्लम हुई, मतलब कंप्यूटर को चलाना, उसके कमांड्स को याद रखना थोड़ा जब टफ हुआ, तो एक नए प्रक्रम का भी विकास किया गया जिसे हम GUI बेस कहें। GUI का मतलब हो गया ग्राफिक
ग्राफिक यूजर इंटरफेस। यानी अब आप बात करेंगे कि इसका जो इंटरफेस है वो कैसा है, तो आप कहेंगे सर इसका जो इंटरफेस है वो ग्राफिकल है। ग्राफिकल किसको कहते हैं, इमेज को कहते हैं। ग्राफिक मतलब इमेज, चित्र। आप कहते हैं ना हमारे मोबाइल की ग्राफिक अच्छी है, अच्छा दिख रहा है, यानी ग्राफिक का मतलब होता है ना वो कैसा वो दिख रहा है, वो ग्राफिक है। कलर जो भी आप देख रहे हैं, इमेज जो आप देख रहे हैं, वीडियोस जो आप देख रहे हैं, ये सब चीजें ग्राफिक कही जाती हैं। तो ग्राफिक यूजर इंटरफेस का जब विकास हुआ तो कंप्यूटर चलाना आसान हो गया, क्योंकि यहाँ पर आपको सब कुछ दिखने लगा। आपको फोल्डर दिखने लगा, आपको फाइलें दिखने लगी, आपको सॉफ्टवेयर दिखने लगा, यानी आपको हर एक चीजें दिखाई देने लगी। इस चीज के बेस को हमने क्या कह दिया, GUI बेस ऑपरेटिंग सिस्टम हमने कह दिया। यानी ऐसे OS या ऐसे सॉफ्टवेयर जो ग्राफिक पर बनाए गए हो, यानी ग्राफिक के आधार पर बनाए गए हो, उसे हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आपने किसी को मैसेज किया है और उसने भी आपको मैसेज किया है, तो आपको मैसेज का एक आइकन दिखाई देगा जिस पर आप क्लिक करके उसके मैसेज को देख सकते हैं। तो वो जो आइकन देख रहे हैं आप, वो भी तो एक इमेज है, वो भी तो एक सिंबल है, वो भी तो GUI है, वो भी GUI है। आप व्हाट्सएप जो चला रहे हैं, आप वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, ये सारी चीजें क्या है, GUI है। उसके लिए आपको कमांड की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपसे कभी कहा गया कि आपको मैसेज देखना है तो आपको ये कमांड दबाना पड़ेगा, नहीं, कमांड की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर आपको कोई भी कार्य करना है तो कमांड की जरूरत पड़ेगी। आप यहाँ पर जाते हैं, सेव करते हैं, तो बस आपने सेव पर क्लिक किया, फाइल नेम डाला, सेव हो गया। कितना आसान है ना। अगर एक गलती भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ दिख रहा है, आप क्लिक कर करके भी चेक कर ले रहे हैं, क्योंकि आपको सारी चीज दिखाई दे रही है। एक जगह क्लिक करते हैं, 4 विकल्प आपको दिखते हैं, है ना, आपको हर चीजें दिखती है, सब कुछ ग्राफिकल हो चुका है। आज की पूरी दुनिया ग्राफिकल है, आपको सब कुछ दिखाई देता है। आप जिस मोबाइल फोन को अभी चला रहे हैं, जिसमें आप वीडियोस देख रहे हैं, उसमें भी आपको सारी चीजें ग्राफिकल दिख रही हैं। प्ले के बटन दिख रहे हैं, पॉज के बटन दिख रहे हैं, स्टॉप के बटन दिख रहे हैं, साउंड बढ़ाने का जगह ऑप्शन दिख रहा है। यानी ये जो सारी चीजें आप देख रहे हैं, ये GUI बेस ही तो है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपके मोबाइल में अगर ऐसा सिस्टम लगा दिया जाता कि भाई देखिए, आपको अगर अपना मोबाइल का जो वीडियो है उसको रोकना हो, ऐसा करना नहीं है, मैं आपको बस ऐसे एक क्लू लेकर समझा रहा हूं कि आपके अपने मोबाइल का वीडियो रोकना है तो आपको PL दबाना पड़ेगा या PS दबाना पड़ेगा। अब आप PS कमांड दबाएंगे तो जाके पता चला कि वो पॉज हुआ, फिर पता चला PL दबा रहे हैं तो प्ले हो रहा है ना, INCV दबा रहे हैं तो इंक्रीज वैल्यूम हो रहा है। तो अगर ऐसे कमांड हो जाए और अगर आपने एक कमांड भी भूलने की कोशिश भी की तो आप वो कार्य नहीं कर पाएंगे। यानी आप समझ रहे हैं कि ये कितना टफ होता था। यानी जब तक आप कमांड नहीं जानेंगे तब तक आप कार्य नहीं कर सकते थे। लेकिन आज के डेट में जितने भी हम लगभग OS यूज कर रहे हैं वो सब GUI बेस के OS है, जैसे Windows 7, Windows 10, Windows XP, एंड्रॉइड वर्जन जो आपके मोबाइलों में डला हुआ है, ये सारे जो OS है वो सब GUI बेस OS है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि Windows XP, Windows 7 या Windows 10 या Linux OS ये सब क्या है, तो आप सीधा सीधा जवाब दीजिएगा कि ये सब GUI बेस्ड OS है, जिसमें ग्राफिकल कार्य हम कर लेते हैं। ठीक है, अब आगे की बात हम समझते हैं कि आगे की प्रक्रिया में हम आपको क्या बता रहे हैं। देखिए, अब बात आती है कि ये तो हम जान गए कि इसमें सारे ग्राफिक वाले कार्य करते हैं, लेकिन क्या ये कमांड सपोर्ट नहीं करेगा? जी करेगा। याद रखिएगा, ये कमांड भी सपोर्ट करेगा। यानी ये कमांड भी सपोर्ट करेगा, साथ में ग्राफिक भी सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो ये ग्राफिक सपोर्ट नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ कमांड सपोर्ट करेगा। याद रखिएगा कि CLI बेस ऐसे OS होते हैं या ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिर्फ कमांड पर कार्य करते हैं, लेकिन GUI बेस एक ऐसे OS होते हैं जो कमांड के साथ साथ ग्राफिकल भी कार्य कर देते हैं। यानी आपके मोबाइलों में भी बैलेंस देखना हो तो कभी कभी आप दबाते हैं *123#, जो भी आपका कोड रहा हो वो आप प्रेस करते हैं, जैसे ही आप करेंगे वो चीज रन हो जाती है। तो आप कहेंगे कि उसमें भी जो प्रोग्राम डाला गया वो कमांड पे कार्य कर रहा है। लेकिन क्या आपका मोबाइल फोन कमांड लाइन इंटरफेस है? नहीं, उसमें ग्राफिकल भी तो कार्य होते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो मोबाइल फोन का एंड्रॉइड वर्जन है वो सब GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में जो चला रहे हैं वो सब GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब बात आती है कि CLI बेस्ड OS कौन से होते थे। इसमें जो सबसे बड़ा उदाहरण है वो DOS है। नाम आपने सुना होगा DOS, जिसको बोलते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी एक ऐसा सिस्टम जो डिस्क को ऑपरेट करे उसे हम DOS कहते हैं। DOS का विकास बहुत पहले हुआ था। हम DOS जब आपको पढ़ाएंगे, अब तो सीरीज वाइज आपको वीडियो मिलती रह रही है, मिलती भी रहेंगी, जब हम आपको DOS पढ़ाएंगे, आज ऐसा नहीं है कि आज DOS बंद हो गया, आज भी DOS यूज हो रहा है। इसके बहुत ऐसे कमांड होते हैं जो आज के डेट में भी आवश्यक पड़ जाते हैं। यानी जो कार्य ग्राफिक्स से नहीं हो पाता है कभी कभी, वो पता चला कमांड से करना पड़ता है। तो DOS की जानकारी भी मैं आपको दूंगा, बहुत डिटेल में दूंगा। लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए कि DOS में आपको कुछ भी करना है बगैर कमांड का आप नहीं कर सकते। आपको उसके कमांड की जानकारी होनी चाहिए, तभी आप वो कार्य कर पाएंगे। तो आप समझ चुके हैं कि अगर CLI बेस की बात की जाए तो आप सीधे सीधे नाम बताइए DOS। DOS एक ऐसा OS है या ऐसा एप्लीकेशन है। DOS दो तरह के आते हैं, इंटरनल DOS आता है, एक एक्सटर्नल DOS आता है। एक्सटर्नल DOS जो होता है वो OS होता है, और जो इंटरनल DOS होता है वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से मौजूद रहता है। GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में भी ये मौजूद रहता है। तो एक्सटर्नल जो DOS होते हैं वो बाहर से डाले जाते हैं, OS के रूप में डाले जाते हैं। लेकिन इंटरनल DOS जो होता है ना,
वो हमारे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के सॉफ्टवेयर में पहले से अवेलेबल रहता है। वो डॉस जब हम पढ़ेंगे तो इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे कि कब से डॉस आया और कैसे ये कार्य करता है, इसके पाथ क्या होते हैं, इसमें प्रोग्राम कैसे रन कराए जाते हैं, इसमें फाइलें कैसे बनाई जाती हैं, ये सारी बातें, फाइलों को सेव कैसे किया जाता है, ये सारी बातें हम कमांड से सीखेंगे। लेकिन आज के डेट में अगर हम आपसे कहें कि आपको मोबाइल फोन से फोटो खींचनी है तो आपको सब कुछ दिख रहा है, फोटो भी दिख रहा है, बटन्स भी दिख रहे हैं, खींच रहे हैं तो उसका प्रीव्यू भी दिख रहा है, आपको सब कुछ दिख रहा है। यानी सीधी सीधी बात है कि आप कंप्लीटली ग्राफिकल दुनिया को जी रहे हैं और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सॉफ्टवेयर को ही यूज कर रहे हैं। तो अब आप समझ चुके हैं कि ओएस जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं, दो बेस के होते हैं, CLI बेस और GUI बेस। यानी ये कमांड लाइन इंटरफेस को सपोर्ट करता है और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को ये सपोर्ट करता है। ठीक है, ये ऐसा ओएस है जो सिर्फ कमांड को सपोर्ट करेगा और ये ऐसा ओएस है जो कमांड के साथ साथ ग्राफिक को भी सपोर्ट करेगा। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए ये जो चित्र आपको दिख रहा है, जो फोल्डर मैंने बनाया है, ये CLI बेस पर दिख सकता है कि GUI पर? तो आप सीधा सीधा उत्तर करिएगा GUI, क्योंकि ये ग्राफिक है ना, दिख रहा है ना, दिखने का मतलब वो ग्राफिक है। कमांड से अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो वो CLI है, अन्यथा वो GUI है। एक बात और आपको बता दें कि फोल्डर को CLI बेस पर फोल्डर नहीं कहा जाता था, फोल्डर जो हमने कहा वो GUI बेस पर कहा, इसको CLI बेस पर डायरेक्टरी कहा जाता था पहले। यानी फोल्डर का आपने एक नाम और सीखा, डायरेक्टरी। फोल्डर को डायरेक्टरी भी कहते हैं। तो डायरेक्टरी पहले नाम था इसका, लेकिन बाद में जब इसका स्वरूप हमने फोल्डर जैसा दे दिया तो इसका हमने नाम फोल्डर रख दिया। ठीक है, लेकिन जब हम CLI बेस पर इसका उपयोग करते थे तो इसको हम डायरेक्टरी कहते थे। अब बात आती है कि हमारे कंप्यूटर में क्या ओएस एक ही तरह के होते हैं? अगर ऐसा होता तो सारे कंप्यूटर की दुनिया में एक ही प्रकार का ओएस सब में डाल दिया जाता। हाँ, अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्रों में जो सैटेलाइटें आसमान में भेजी जा रही हैं, अंतरिक्ष में भेजी जा रही हैं, क्या उसमें भी सेम ओएस डाल दिए जाते हैं? विंडोज 7 डाल दिया जाता है, विंडोज 10 डाल दिया जाता है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। हर तरह के कार्य के लिए अलग अलग ओएस बनाए गए हैं। कुछ ओएस मुख्य होते हैं, आपको मैं यहाँ पर ओएस के कुछ प्रकारों को समझाऊंगा। आपने ये समझ लिया कि दुनिया का चाहे कोई भी ओएस हो वो दो ही बेस पर कार्य करेगा, या तो कमांड सपोर्ट करेगा या तो कमांड के साथ साथ ग्राफिक भी सपोर्ट करेगा। अगर कमांड के साथ साथ ग्राफिक सपोर्ट कर रहा है तो GUI है, और सिर्फ कमांड सपोर्ट कर रहा है तो CLI है। लेकिन अब ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में ओएस कितने प्रकार के होते हैं। तो जो मुख्य प्रकार है ओएस के वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। ओएस एक्चुअल में 6 प्रकार के होते हैं। जो पहला हमारा ओएस है उसको हम कहते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या कहते हैं? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बात आती है कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ये पहला ओएस है हमारा, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल मतलब क्या होता है? अगर आपसे कोई कहा जाए कि रियल टाइम बताओ, रियल टाइम बताओ मतलब वास्तविक समय बताओ अपना, वास्तविक समय मैंने कितना बज रहा है। अगर मान लीजिए कि 9 बजने में 2 मिनट कम हो या 9 बजकर 2 मिनट हो गया हो मान लीजिए, तो अक्सर कोई पूछता है कितना बज रहा है तो आप बता देते हैं 9 बज रहा है, लेकिन एक्चुअल में कितना बज रहा है? 9 बजकर 2 मिनट हो रहा है कि नहीं? अगर कहा जाए और रियल टाइम बताओ, तब आप इसका सेकंड भी देखने लगेंगे कि भाई कितने सेकंड हो रहे हैं, पता चला 40 सेकंड भी हो रहा है। तब रियल टाइम कितना आया? एक लड़के ने बताया कि 9 बज रहा है, एक लड़के ने बताया 9 बजकर 2 मिनट हो रहा है, एक लड़के से पूछा गया तो उसने बताया 9 बजकर 2 मिनट 40 सेकंड हो रहा है। अब आप कहिए तीनों ने तो लगभग एक ही समय बताया, बोलचाल की भाषा में अभी तो इसी तरह से बात करते होंगे, लेकिन 9 जो बज रहा है इसने क्या रियल टाइम बताया? बिल्कुल नहीं। रियल टाइम का मतलब अच्छा इसमें क्या किया गया? सेकंड को भी ध्यान में रखा है, मिनट को भी ध्यान में रखा गया है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो सेकंड भी इसमें इंक्लूड है। यानी कंप्यूटर भी एक रियल टाइमिंग यूज करता है। ऐसे ओएस होते हैं जो रियल टाइमिंग यूज करते हैं कि कितने टाइम के बाद कौन सा कार्य होना चाहिए, मतलब कितने टाइम के बाद कौन सा कार्य होना चाहिए। जैसे देखिए, मान लीजिए कि हमें अभी आपने सुना था कि जो मंगलयान हम लोगों ने भेजा अपने भारत से, तो मंगलयान जब गया तो उस पर कोई व्यक्ति नहीं गया था, बल्कि उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम डाला गया था जो उस पूरे मंगलयान को चला रहा था। इस बात को ध्यान से समझिएगा, आप समझ जाएंगे कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ। और उसके बाद जब इस यान को यहाँ से भेजा गया तो इस यान में 2 या 3 इंजन जो भी थे वो स्टार्ट थे, उसके बाद वो कुछ दूर जाकर अलग अलग हो गए। आपने देखा होगा टीवी में बहुत सारे प्रीव्यू दिखाए गए थे, लाइव दिखाए गए थे, यूट्यूब पे भी बहुत जगह आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो कहने का मतलब उसने क्या किया, उसको पता है कि हमको किस ऑर्बिट में जाने के बाद कितने मिनट के बाद हमको इसको अलग करना है। उसके बाद उसको ये अच्छा उसमें 1 सेकंड का भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर 1 सेकंड में मिस्टेक हुआ तो हो सकता है उसकी गति कुछ और हो जाए, या हो सकता है वो अलग पार्टिंग ना हो। यानी कितने देर के बाद अगला इंजन स्टार्ट होना चाहिए, कितने देर के बाद वो स्पीड बढ़ जानी चाहिए, कितने देर के बाद उसकी गति 40 किलोमीटर पर आवर से बढ़कर 100 किलोमीटर पर आवर हो जानी चाहिए। ये सारी चीजें हम एक प्रोग्राम में सेट करते हैं।
और सेट करने के बाद उस प्रोग्राम को उस हार्डवेयर में इंसर्ट कराते हैं और उसके बाद उसको हम लॉन्च करते हैं या भेजते हैं। तो आपने सुना कि जो भी हमने चीजें भेजी उसको हम बार बार कर नहीं रहे। हमने यहाँ से नहीं किया कि आप अपना इंजन अलग कर लो, आप अपनी स्पीड बढ़ा लो, या अपना सोलर प्लेट ओपन कर लो, या आप अपना कैमरा निकाल लो बाहर। हमने ऐसा नहीं किया यान में। हमने बस मंगलयान कंप्लीट बनाया और उसके बाद हमने क्या किया, उसमें एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम डाला जो क्या किया, एक रियल टाइमिंग में उससे कार्य करा रहा है कि इतने देर के बाद आपका ये इंजन स्टार्ट होना चाहिए, इतने देर के बाद ये उड़ना चाहिए, एक टाइमिंग मिलाएगा कितने देर के बाद वो मंगल ग्रह के पास पहुंच जाएगा, कितना हवा का प्रेशर वो झेलेगा, उसके प्लेट कैसे घूम जाए, ये सारी चीजें टाइमिंग में हो रही होंगी। अच्छा, उसमें सेकंड का भी मिस्टेक नहीं हो रहा होगा, आप ध्यान देंगे तो। यानी हम प्रोग्राम में ये रखे हैं कि आपको इतने देर में ये स्टार्ट हो जाना है, तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं होगा। सीधी सी बात है कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यानी एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें टाइमिंग को डिफाइन कर दिया गया है कि आपको इतने देर के बाद ये कार्य कर लेना है। अच्छा, आप मोबाइलों में अलार्म लगाते हैं कि नहीं? मोबाइलों में अलार्म लगाते हैं कि 5 बजे हमें उठना है, 5:07 पर हमारा अलार्म बजना चाहिए। तो आप बताइए, आपके मोबाइल में 5:07 पे अलार्म बजेगा कि नहीं बजेगा? एकदम कंफर्म बजेगा। आप मत बजाइए उसको, आप वो गाना मत बजाइए, बस आपने सेट कर रखा है, फिर भी वो उतना टाइम होते ही स्टार्ट हो जाएगा। तब आप कहेंगे ना कि ओएस में फैसिलिटीज दी गई है रियल टाइमिंग की भी, जिसमें हम टाइमिंग सेट कर लेते हैं और उतने टाइमिंग के बाद ये सॉफ्टवेयर ओपन हो जाते हैं। अगर बड़े प्रोसेस में आप समझेंगे तो बड़े प्रोसेस में बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो कंप्यूटर से डायरेक्टली कराने पड़ते हैं। जैसे सर्वर, अभी आप पैसा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ना, बात बहुत लंबी हो जाएगी, वैसे आप समझिए, हमारा उद्देश्य आपको समझाना। मोबाइल से पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि मोबाइल का जो पैसा हमने ट्रांसफर किया या अपने अकाउंट से जो पैसा ट्रांसफर किए, यहाँ पे समझिए पूरी बात को। हमने एक मोबाइल फोन रखा और दूसरे मोबाइल फोन में हमने पैसा ट्रांसफर किया, या एक बैंक अकाउंट से पैसा दूसरे बैंक अकाउंट में हमने ट्रांसफर किया, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं कि ये पैसा यहाँ से सेंड हो जाता है लेकिन यहाँ रिसीव नहीं होता। ऐसा बहुत जगह पे आपने सुना होगा। तो आप क्या कहते हैं कि सर जी ये जो पैसा है ना वो गेटवे में फंस गया। गेटवे में क्यों रहेगा भाई? यहाँ से एक रियल टाइमिंग होती है जो चीजों को वहां बार बार भेजने का कार्य करती है, बार बार भेजेगी, बार बार चेक करेगी कि क्या इसका अकाउंट ओपन हुआ, उसको भेजेगी। अगर नहीं गया तो यहाँ पे मैसेज आ जाएगा फेल्ड का। अगर फेल्ड का मैसेज आ गया तो बैलेंस इनको मिल जाएगा, अगर नहीं भी मिलेगा तो आप थोड़ा वेट करिए, 2 4 10 दिन 7 दिन के बाद वो पैसा रिटर्न भी आ जाता है, 24 घंटे में भी रिटर्न आ जाता है। अच्छा, 24 घंटे के बाद क्यों रिटर्न आ जाता है? क्या बैंक वाले भेज देते हैं क्या? नहीं, गेटवे में जो हमारा ये जो गेटवे है यानी जो सर्वर है, इसमें रियल टाइमिंग ऑपरेटिंग सिस्टम रखे गए हैं कि जो भी बैलेंस आया है और अगर वो डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचा है तो या तो वो सोर्स के पास रिटर्न कर दिया जाए, तो बार बार थोड़ी ना वो चेक करेगा, वो एक समय है 24 घंटे के अंदर वो एक बार चेक करेगा। जैसे ही वो रिफ्रेश करेगा अपने आप को रियल टाइमिंग के अनुसार, जो भी टाइमिंग रखा गया हो, मान लीजिए 5:07 पर रखा गया हो, तो 5:07 पे ये एक बार अपने आप को रिफ्रेश करेगा और उसका जो भी डाटा है, जो भी पेंडिंग डाटा है, या तो सोर्स के पास या तो डेस्टिनेशन के पास पहुंचा दिया जाएगा। इस चीज को हम कहते हैं रियल टाइमिंग। हम बार बार उसको पॉज नहीं करते। अच्छा, आपने मुझे मैसेज भेजा और हमारा मोबाइल थोड़ी देर के लिए ऑफ हो तो क्या वो मैसेज मेरे पास आएगा? नहीं, लेकिन जैसे ही मैं मोबाइल ओपन करूंगा मुझे मिल जाएगा ना। इसका अर्थ क्या है? तो जब तक मेरा मोबाइल ऑफ था, आपने मैसेज भेज दिया, आपका काम हो गया। वो जो मैसेज है ना वो जा करके किसी गेटवे में है और जैसे ही मेरा मोबाइल ओपन होता है, वो जो मैसेज है रियल टाइमिंग जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी वजह से एक टाइमिंग है कि हर 5 सेकंड में, हर 10 सेकंड में चेक करना है कि उसका मोबाइल ओपन हुआ कि नहीं, ओपन हुआ कि नहीं। जैसे ही ओपन होता है हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है, वो मैसेज वहां डिलीवर्ड हो जाता है। इसके अलावा जैसे अभी आपने मुझे कॉल किया, मेरा मोबाइल ऑफ था, तो अब होगा क्या कि आपको बता दिया जाएगा कि उपभोक्ता का मोबाइल स्विच ऑफ है। लेकिन जैसे ही मैं अपना मोबाइल ओपन करता हूं और आपने मिस कॉल अलर्ट सेवर लगवाया होगा तो आपको ये ओएस तुरंत बताता है कि इस व्यक्ति का मोबाइल ओपन हो चुका है। ये सारी चीजें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की है। यानी बड़े बड़े जो मशीन होते हैं जो ऑटोमेटिक अपने समय सीमा के अंतर्गत कार्य कर लेते हैं, वो सब रियल टाइमिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप एक चीज और ध्यान दिए होंगे, जब आप कोई फॉर्म भरते हैं इंटरनेट के जरिए तो उसमें एक टाइमिंग होती है कितने टाइमिंग के अंतर्गत आपको फॉर्म भर देना है, या ओटीपी भी आता है तो उसमें टाइमिंग होती है कितने टाइमिंग के अंतर्गत आपको ये चीज कर लेना है। तो जहां पर भी रियल टाइमिंग की बात आ जाएगी, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम रियल टाइमिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ज्यादातर इसका प्रयोग वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्रों, रेलवे और अगर आप बात करें उपग्रहों के संचालन वगैरह में भी किया जाता है। अभी मैंने आपको पूरी बातें क्लियर करके बताई थी कि उपग्रह कैसे चल रहे हैं, उसका संचालन कैसे करना है। जो सैटेलाइट्स हैं जिसके जरिए आप देख रहे हैं, टीवी 5 बजे घर पे ये वाला सीरियल आएगा तो 5 बजे सबके यहाँ आएगा, तो एक टाइमिंग है ना कि इतने देर के बाद वो ब्रॉडकास्टिंग हो जाएगी। यूट्यूब वगैरह में भी आप जानते होंगे कि जो वीडियो बना दी जाती है उसका एक रियल टाइमिंग लगा दिया जाता है कि इतने देर के बाद उस जो वीडियो अपलोड हो जाना चाहिए। तो यूट्यूब में कोई बैठा नहीं रहता है कि आपका वीडियो अपलोड कर देगा। रियल टाइमिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में जो क्या करेंगे, आपके टाइमिंग को समझ जाते हैं कि आपने कहा था कि 6 बजे वीडियो अपलोड होनी चाहिए, तो 6 बजे वो वीडियो आपको पब्लिक में अपलोड कर दिया जाता है। तो ये सारी चीजें रियल टाइमिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए कराई जाती है। ये सारे ओएस भी बनाए जाते हैं आवश्यकता के अनुसार। अब दूसरा जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो टाइम शेयरिंग है।
अब जो दूसरा है वो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। टाइम शेयरिंग क्या होता है? दूसरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो टाइम शेयरिंग है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यानी टाइम शेयरिंग ओएस। टाइम शेयरिंग ओएस जो होता है ये क्या करता है, एक टाइम के तहत, मतलब एक टाइम होता है जिसके तहत वो डाटा को शेयर करता है। जैसे मान लीजिए हमारे कंप्यूटर में रैम लगा हुआ है, हमारे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगी हुई है, हमारे कंप्यूटर में मॉनिटर लगा हुआ है, ठीक है, बहुत सारे हार्डवेयर हमारे पास हैं और सब कुछ आपस में कनेक्ट है। हम इसमें सॉफ्टवेयर भी चला रहे हैं, हम इसमें ओएस भी चला रहे हैं, लेकिन एक निश्चित समय होना चाहिए कि कितने देर के बाद डाटा रैम को हार्डवेयर देगा, मतलब हार्ड डिस्क के पास जाएगा, हार्ड डिस्क कितने देर के बाद डाटा रैम को देगा, हाँ हमने जो चीजें देखी वो कितने देर के बाद मॉनिटर के पास आएगा। ये जो सारी चीजें मेंटेन करता है वो कौन सा ओएस मेंटेन करता है? टाइम शेयरिंग ओएस मेंटेन करता है। यानी ये यूजर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर के बीच में एक बैलेंसिंग स्थापित करता है। यानी जैसे मान लीजिए आपने प्ले किया तो प्ले हो जाना चाहिए ना। प्ले क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो यूजर के बीच में हार्डवेयर का जो मतलब संबंध है, हार्डवेयर का और सॉफ्टवेयर का, ये सब को आपस में क्या करता है, ये कम्युनिकेट कराने का कार्य करता है एक रियल टाइमिंग में, कितने देर के बाद ये काम हो जाए। ऐसा तो है नहीं कि हमने प्ले किया तो 2 घंटे बाद प्ले होगा, ऐसा तो है नहीं। तो ये सारी चीजें टाइम शेयरिंग का काम है। ये जो ओएस होता है, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये टाइम शेयरिंग पर ज्यादा ध्यान देता है। यूजर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में एक बैलेंसिंग बनाता है कि कितने देर के बाद ये कार्य होना चाहिए और सबका बैलेंस कैसा है। ऐसा नहीं कि हार्डवेयर बहुत हैवी है, सॉफ्टवेयर बहुत डाउन है, ये सारी चीजें भी आपका मैनेज कर लेता है कौन? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब तीसरे ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात की जाए कि सिंगल टास्किंग ओएस है। सिंगल टास्किंग ओएस क्या होता है, इसके बारे में भी अब आप समझ लेते हैं। सिंगल टास्किंग ओएस, सिंगल नाम से स्पष्ट है, अकेला है, एकल है। टास्किंग, टास्क माने कार्य होता है, यानी सिंगल टास्किंग ओएस है ये। यानी एक बार में एक ही कार्य आप कर सकते हैं। कभी कभी होता है ना मल्टी यूजर्स, मल्टी यूजर माने 2 यूजर एक कार्य करेंगे या 3 यूजर एक ही साथ कंप्यूटर खोलकर कार्य कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सिंगल टास्किंग जो ओएस है, एक बार में सिर्फ एक ही यूजर इसमें कार्य करता है, इसके अलावा उसमें दूसरा यूजर कार्य नहीं करेगा। आप एक बार में एक ही सॉफ्टवेयर चला पाएंगे, दूसरा सॉफ्टवेयर आप नहीं चला पाएंगे, यानी ये आपको अनुमति ही नहीं देगा कि आप दूसरा कार्य करें। इसलिए ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, जिसमें एक बार में कोई एक ही टास्क हम मैनेज कर सकें, दूसरा टास्क उसमें मैनेज नहीं होगा। ऐसे ओएस को हम सिंगल टास्किंग ओएस कहते हैं। क्लियर हो गया? अब इसके बाद हमारा आता है जो चौथा ओएस है। हमने आपको बताया 6 प्रकार के ओएस हम आपको बताएंगे। जो हमारा चौथा ओएस है वो बैच प्रोसेसिंग है। बैच प्रोसेसिंग क्या होता है, अब इस चीज को समझ लेते हैं। बैच प्रोसेसिंग ओएस यानी अब बैच किसको कहते हैं भाई? हर चीज का बैच होता है, आप पढ़ाई करते हैं तो भी कहते हैं एक बैच है हमारा। इसके अलावा आप कहते हैं, आप आर्मी में भी जाएंगे तो वहां पे एक बैच बनेगी आपकी। तो यहाँ पर जो प्रोसेसिंग का बैच है, यानी जो प्रोसेसिंग का जो बैच है, ऐसे ओएस को हम बैच प्रोसेसिंग ओएस कहते हैं। एक्चुअल में क्या करता है उसके बारे में आप समझिए। इसमें जो कार्य है, देखिए बैच का मतलब सीधा सीधा मतलब है समूह से मतलब है। तो इसमें कार्य एक तो कंफर्म होगा कि सामूहिक रूप से किया जाएगा। ये सामूहिक मतलब एक आदमी नहीं करेगा, 2 लोग भी कर सकते हैं, 10 लोग भी कर सकते हैं, सामूहिक रूप से कार्य होगा। ठीक है, तो इसमें कार्य जो होगा वो कैसा होगा? सामूहिक रूप से किया जाएगा। बैच प्रोसेसिंग ओएस में जो कार्य होते हैं वो सामूहिक रूप से होते हैं और इसके अलावा इसमें हम सभी प्रकार के कार्य कर सकते हैं। ये भी ध्यान दीजिएगा, इसमें हम सारे कार्य कर सकते हैं, जितने भी कार्य हैं सभी प्रकार के कार्य हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप ये कार्य करेंगे, ये कार्य की आपको बाधा दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। बैच प्रोसेसिंग है ना, तो सभी प्रकार के आप कार्य कर सकते हैं यहाँ पर। इसमें आपको कोई बाधा नहीं दी जाएगी। एक बात और ध्यान दीजिए कि आपको अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर नहीं लगाना है, क्योंकि ये बैच प्रोसेसिंग वजह से आपको जो भी कार्य करना है उसके लिए उसमें सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं, उसका आप यूज कर सकते हैं। अलग अलग सॉफ्टवेयर की इसमें जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली है। ऐसी चीजों को हम बैच प्रोसेसिंग ओएस कहते हैं। मतलब इसमें सॉफ्टवेयर की अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी आपको बैच प्रोसेसिंग ओएस में। अभी मैंने आपको कहा था ना कि एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है ओएस में, यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बैच प्रोसेसिंग अगर आप ओएस यूज कर रहे हैं तो वो ओएस के साथ ही आपको वो एप्लीकेशन मिल जाएगा जो आप कार्य कर रहे हैं, और सामूहिक रूप से यहाँ कार्य कर पाते हैं। कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं, या बैंकिंग, अभी बैंकिंग में देख लीजिए फिनेकल सॉफ्टवेयर यूज होता है, तो फिनेकल जो यूज हो रहा है ये सारे बैंक में यूज हो रहा है, तो बैच प्रोसेसिंग है ना। अगर कंप्यूटर में डाला जाए तो फिनेकल आप सभी कंप्यूटर में आपको दिखाई देगा, सभी लोग उस तरह से कार्य करते हैं। वहां का डाटा आप वहां भी एक्सेस कर सकते हैं, उस कंप्यूटर का डाटा यहाँ भी आप एक्सेस कर सकते हैं। बिल्कुल ये बैच प्रोसेसिंग जैसा काम कर रहा है, अलग से आपको कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ऐसा तो है नहीं कि चेक भुगतान करा तो अलग सॉफ्टवेयर चाहिए, पैसा निकालना तो अलग सॉफ्टवेयर चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बैच प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें सामूहिक रूप से बहुत सारे लोग या बहुत सारे बैंक मिल करके एक साथ समूह में कार्य कर सकते हैं। ऐसे ओएस को हम
बैच प्रोसेसिंग ओएस भी कहते हैं। ओएस एक ही नहीं होते, बहुत प्रकार के होते हैं, अलग अलग तरह से इसका हम उपयोग करते हैं। हमारा जो पांचवा ओएस है वो है मल्टी प्रोग्रामिंग। कौन सा है? मल्टी प्रोग्रामिंग। अभी आपने सुना था ना सिंगल टास्किंग, अब मल्टी प्रोग्रामिंग की क्या बात है भाई? मल्टी प्रोग्रामिंग ये पांचवा है। मल्टी मतलब बहुत, बहुत सारे, एकल नहीं है ये, मल्टी प्रोग्रामिंग है। यानी एक नहीं, एक से अधिक प्रोग्रामों का आप क्या कर सकते हैं? रन करा सकते हैं एक ही टाइम में। ऐसे ओएस को हम मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस कहते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब क्या हो गया? एक ही साथ आप 4, 5, 10, 20, 50 प्रोग्राम भी क्या कर सकते हैं? रन करा सकते हैं। ऐसे ओएस को हम मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस कहते हैं। एक बात और ध्यान दीजिए कि इसमें जो भी आप कार्य कर रहे हैं, अभी आपने कोर का नाम सुना होगा, सीपीयू में कोर वर्ड आ रहा है, कोर i3, कोर i5 वगैरह आपने सुना होगा। होता क्या है कि जब इसमें मल्टी प्रोग्रामिंग होगी तो मान लीजिए हमने 5 प्रोग्राम ओपन किया, 5 प्रोग्राम हमने चलाया, 1, 2, 3, 4 और 5 प्रोग्राम हमने चलाया। तो ये जो प्रोग्राम हम रन करा रहे हैं किसी न किसी सीपीयू पर रन हो रहा है ना, किसी प्रोसेसर पर रन हो रहा है ना। तो ये करता क्या है ना कि सीपीयू के भाग को अलग अलग खंडों में विभाजित कर देगा और अलग अलग खंडों में विभाजित करके कुछ कार्य सीपीयू का ये सॉफ्टवेयर के लिए है और सीपीयू का कुछ भाग जो है इस सॉफ्टवेयर के लिए कार्य करेगा, सीपीयू का कुछ भाग इस सॉफ्टवेयर के लिए कार्य करेगा, कुछ भाग इस सॉफ्टवेयर के लिए, कुछ भाग इस सॉफ्टवेयर के लिए। यानी इसने किया क्या? मल्टी प्रोग्रामिंग जो ओएस होते हैं इनकी खास बात ये होती है कि आपके कार्यों के आधार पर सीपीयू की जो क्षमता होती है उसको ये खंडित कर देते हैं, मतलब पार्टिंग कर देते हैं और सीपीयू का वो अलग अलग भाग अलग अलग सॉफ्टवेयर के लिए कार्यरत हो जाता है, कार्य करने लगता है। इस स्थिति में हम एक ही कंप्यूटर पे एक साथ बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी चलाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, हमारा कंप्यूटर हैंग भी नहीं करेगा। रीजन ये है कि हमारा सीपीयू भी अलग अलग खंडों में विभाजित कर दिया जा रहा है। ये सारा कार्य हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस का ही है। और ऐसे ओएस जो है मतलब जो हमारे सीपीयू चिप है उसमें भी इंस्टॉल कर दिया जाता है कि जरूरत के अनुसार, मतलब 5 जीबी के बाद या दो सॉफ्टवेयर रन हो रहे हैं उसके बाद जैसे ही अगला सॉफ्टवेयर खोला जाएगा सीपीयू का ये खंड उसमें कार्य करेगा। इस प्रकार की प्रोग्रामिंग की जाती है क्योंकि देखिए कोई भी आईसी वगैरह भी आप खरीद रहे हैं तो उसमें भी तो प्रोग्राम होते हैं ना, तभी तो वो कार्य करता है। किसी भी चीज का आईसी किसी में लगा दीजिएगा आप, ऐसा नहीं करिएगा ना। आईसी जो होती है उसमें एक प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम को उसी डिवाइस में आपको लगाना पड़ेगा जिसके लिए वो प्रोग्राम बनाया गया है। तो जो हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग है ये तो कंफर्म हो गया कि एक साथ 2 या 2 से अधिक प्रोग्राम हम चलाएंगे, लेकिन 2 या 2 से अधिक प्रोग्राम चलाने से वो सिस्टम हैंग भी कर सकता है। ऐसा नहीं होगा, इसलिए इस तरह के ओएस में ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि सीपीयू भी अलग अलग खंडों में क्या हो जाएगा, अपने आप को बांट देगा। ठीक है, तब जाकर के आप इसका उपयोग कर पाते हैं। जब हमारा अब अंतिम जो है वो हमारा है, जो हमारा अंतिम है मल्टी प्रोसेसिंग ओएस, यानी जो हमारा छठा ओएस है वो है मल्टी प्रोसेसिंग। अब यहां पर आपने सुना अभी मल्टी प्रोग्रामिंग, अब आप सुन रहे हैं मल्टी प्रोसेसिंग। तो मल्टी प्रोसेसिंग जो है वो क्या है? मल्टी प्रोसेसिंग जो ओएस होता है इसमें आप देखेंगे तो प्रोसेसिंग मल्टीपल है, यानी इसमें एक नहीं 2 या 2 से अधिक प्रोसेसर लगाए जाते हैं। जैसे अब सुपर कंप्यूटर है, बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर है जहां पर एक आपके प्रोसेसर से काम नहीं चलने वाला, प्रोसेसर मतलब सीपीयू, तो सीपीयू से एक सीपीयू से काम नहीं चलने वाला, इसमें 2 या 2 से अधिक सीपीयू लगाए जाएंगे, प्रोसेसर लगाए जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत हैवी ड्यूटी ली जाती है इससे, और तब जाकर के हम उससे कार्य कर पाते हैं। अब मान लीजिए कि 1 लाख यूजर एक ही कंप्यूटर को चलाएंगे या 500 यूजर एक ही कंप्यूटर को चलाएंगे, 1000 यूजर एक ही कंप्यूटर को चलाएंगे, तो क्या सिंगल प्रोसेसर से होगा? एक प्रोसेसर को कितना खंड में बांटिएगा आप? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आप सीधा सीधा शब्दों में बताइए कि जब 2 या 2 से अधिक प्रोग्राम को अगर हम एक ही सिस्टम में चलाते हैं उसे मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं। और जब किसी सिस्टम में 2 या 2 से अधिक प्रोसेसर यूज कर लिए जाते हैं, अब ऐसा तब किया जाएगा ना जब आपका कार्य बड़ा होगा। भाई आपके मस्तिष्क में एक दिमाग है, अब एक ही साथ आप संगीत भी सुन सकते हैं, एक ही साथ गाना गा सकते हैं, ठीक है, एक ही साथ आप इतिहास पढ़ सकते हैं, एक ही साथ आप भूगोल पढ़ सकते हैं, ऐसा तो कर नहीं सकते हैं। एक टाइम आप एक ही कार्य करिएगा ना। लेकिन अगर आपका दिमाग भी 3, 4, 5 खंडों में बांट दिया जाए, कुछ इतिहास के लिए काम करे, कुछ भूगोल के लिए कार्य करे, कुछ कंप्यूटर पढ़े, कुछ गाना सुने, है, तो अलग अलग तरह से खंडित कर दिया जाए तब तो आप कर सकते हैं। तो ऐसा होने का मतलब है कि आप भी हो जाएंगे मल्टी प्रोसेसिंग। आप मल्टी प्रोसेसिंग नहीं है, एक बार में आप एक ही कार्य कर पाते हैं, एक बार में एक ही बात सोच पाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप एक साथ 10-20 बातें सोच लेते हैं। हाँ, जल्दी जल्दी सोचेंगे लेकिन एक बार में एक ही बात आप सोच पाएंगे। तो मल्टी प्रोसेसिंग में ऐसा नहीं होता है। मल्टी प्रोसेसिंग में क्या होता है कि बहुत सारे प्रोसेसर होते हैं और आप अपने कार्य को कराने के लिए अलग अलग प्रोसेसर का एक ही साथ यूज कर सकते हैं। तो ये सब चीज, ये जो आप देख रहे हैं सॉफ्टवेयर, ये हमारे पर्सनल कंप्यूटर के लिए नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे पर्सनल कंप्यूटर में मल्टी प्रोसेसर की कोई जरूरत नहीं है, सिंगल प्रोसेसर से हमारा काम हो जाता है। तो आपने समझ लिया मल्टी प्रोसेसिंग ओएस को भी। आज की क्लास में आपने पूरी बात समझी ओएस के बारे में, ओएस क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और इसका हम कैसे उपयोग करेंगे, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम में हम इसको कैसे इंस्टॉल करेंगे, ये सारी बातें अब आगे की हो जाएंगी प्रैक्टिकल की। लेकिन आपने बेसिक समझ लिया है कि जब तक हार्डवेयर पार्ट हमारा सही नहीं होगा तब तक हम उसमें किसी भी प्रकार का ओएस इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। और जब ओएस इंस्टॉल हो जाता है तब हम उसमें एप्लीकेशन डालते हैं, और जब हमारा एप्लीकेशन उसमें डल जाता है तब जाकर के
उस पर यूजर कार्य करता है। इसके बाद आपको बताया गया कि ओएस दो प्रकार के होते हैं, CLI बेस होते हैं और GUI बेस होते हैं, यानी कमांड लाइन इंटरफेस वाले होते हैं और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाले होते हैं। मतलब कोई भी जो ओएस है वो दो ही बेस के आधार पर बनाया जाता है, उसके दो ही इंटरफेस हो सकते हैं, या तो कमांड या तो ग्राफिक। इसके बाद अंत में आपको मैंने बताया कि जो हमारे ओएस है वो कितने प्रकार के होते हैं, जो मुख्य मैंने आपको बता दिया। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि बायोस कैसे कार्य करता है, बायोस जो स्क्रीन है वो कैसे कार्य करता है, पोस्ट स्क्रीन का हमारे कंप्यूटर में क्या कार्य है, कौन हमारे हार्डवेयर इक्विपमेंट को चेक करता है, ये सारी बातें आप समझ गए हैं। साधारण शब्दों में आपको ये कहा जा सकता है, ये आपको समझना होगा कि जो हमारे शरीर में आत्मा कार्य कर रहा है वही हमारे कंप्यूटर में ओएस कार्य कर रहा है। ओएस करप्ट होने का मतलब है कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम ऑन नहीं होगा, उस पर कोई कार्य आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपको फिर से हम नए वीडियो में। आपको जो भी प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।